हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्निंग बायो। स्वागत है आपका लर्निंग बायो में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा प्रीटी हेल्मट्रीज में टेप फॉर्म है, यानी कि इस सीरीज़ को हम और आगे लेके चलते हैं और आज पढ़ते हैं इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका रिस्पायरेशन कैसे होता है, इनका रिस्पिरेशन के बारे में। तो इनमें जो रिस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का यूज़ ये नहीं करते हैं। एंड साथ ही साथ जो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है या रिजर्व फूड होता है और जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में। अगर हम बात करें तो होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जो प्री डाइजेस्टेड फूड होता है वो मेन सोर्स होता है इनके नरिशमेंट का। एंड जो ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है, वो डिफ्यूज होते हैं इनकी जनरल बॉडी सर्फेस से, जैसे कि टेगमेंट से। मीन्स ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके थ्रू ये लेते हैं। तो जो जनरल बॉडी सरफेस होता है, टिगमेंट होता है, उसके थ्रू ये लेते हैं। एंड इनका न्यूट्रिशन का जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या होता है, मेन प्रोडक्ट क्या होता है, वो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो वो है प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी कि फ्लेम से। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रोटोनेफ्रिडिया इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपको छोटे छोटे जो PY के होते हैं, MCQ वगैरह में ये सब में आ सकते हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आप बात करें तो जो टेप फॉर्म होते हैं वो हार्मोनोप्रोडाक्ट होते हैं। हर प्रोग्लॉटिड में मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है। ओके, एंड दिस ऑर्गन डेवलप फ्रॉम मेसेनकाइमा। मीन्स ये जो ऑर्गन होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं, मेसेनकाइमा से होते हैं। हमने देख लिया था सबसे पहले ही कि मैच्योर होते हैं, इमैच्योर होते हैं, और आपका राइप या ग्रेविटिव प्रोग्लॉटिड होता है। तो जो मैच्योर स्ट्रोबिला होता है वो 450 होता है, यानी 450 सेगमेंट का होता है। एंड उसमें भी डिवाइड है, यानी जो आगे के 100 से लेकर 150 तक के प्रोग्लॉटिड होता है वो मेल होते हैं। एंड पोस्टीरियर के 250 से लेके मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इनकी थोड़ी से लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में। वैसे तो टीडियम सोलियम जो होता है वो डायजेनेटिक होता है, यानी कि ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरा करता है विदाउट फ्री लिविंग लार्वा स्टेज। कोई भी इसमें फ्री लिविंग लार्वा स्टेज नहीं देखने को मिलती है। जो इनमें फर्टिलाइजेशन होता है वो कोपुलेशन के थ्रू होता है, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन भी इनमें 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कोपुलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्रोग्लॉटिड, यानी कि एक प्रोग्लॉटिड ये हो गया एंड एक प्रोग्लॉटिड ये हो गया, तो इन 2 प्रोग्लॉटिड के बीच में होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो अकरिंग बिटवीन द गैमेट ऑफ द सेम प्रोग्लॉटिड, यानी कि एक ही प्रोग्लॉटिड का गैमेट फ्यूज करेगा, यानी इसी का मेल और इसी का फीमेल फ्यूज करेगा, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गए हैं। अब ये होता कैसा है कोपुलेशन, तो इंसर्शन ऑफ साइरस और जिसे पेनिस भी कहते हैं इनटू वेजिना ऑफ द सेम या अदर प्रोग्लॉटिड टू रिलीज स्पर्मेटोजोय, यानी कि हो सकता है कि जैसे ये है, ठीक है, इसी में मेल सेक्स आर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स आर्गन भी होगा, ठीक है। तो या तो इसके थ्रू होगा या तो ये रहेगा कि एक प्रोग्लॉटिड का मेल पार्ट और दूसरे प्रोग्लॉटिड का फीमेल पार्ट, ठीक है। यानी यहाँ से पेनिस निकल के आपके वेजिना में इंसर्शन होता है, और ये हो सकता है या तो एक ही प्रोग्लॉटिड का मेल और फीमेल सेक्स आर्गन, इस तरह से देखने को मिलता है। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करें, ये तो हमने देख लिया कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है कि हाँ एक ही में तो इजीली हो जाता है। एंड जो अगर 2 प्रोग्लॉटिड है तो उनके बीच ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो सम गोनोपोर ऑफ 2 मैच्योर प्रोग्लॉटिड कम इन क्वांटिटी ड्यू टू फोल्डिंग और स्ट्रोबुला, यानी कि इनमें फोल्डिंग होती है, यानी कि ये कुछ फोल्ड कर जाएंगे। सपोज कुछ ये ऐसे था, दूसरे वाला इसके सामने आ गया, इन्होंने फोल्डिंग कर ली, ये आमने सामने हो गया, इनमें जो है वो कोपुलेशन हो गया, कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। तो जब इस तरह को देखने को मिलता है तो ये हो जाता है कि हाँ जो आगे का एंटीरियर मैच्योर प्रोग्लॉटिड है वो मेल जेनाइटर रखता है, एंड जो पीछे का पोस्टीरियर वाला है वो फीमेल जेनाइटर आगे रखता है। तो इस तरह से इनमें फोल्डिंग, क्योंकि देखिए अगर ये इस तरह से अरेंजमेंट है तो नहीं होगा, इनको फोल्डिंग करके यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तब ये थोड़ा इस तरह के आमने सामने आ जाएंगे कोनोपोर, और तब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड अगर इनमें बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो देखिए ये सारी प्रोसीजर कहाँ हो रही है, टेप फॉर्म के अंदर ही हो रही है, हमारा टेप फॉर्म के
अंदर ही हो रही सारी प्रोसीजर, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। साथ ही अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। नाउ हम बात करेंगे कैप्सूल की, यानी कि अब जो है टोटी जो हमारा कैप्सूल है वो फॉर्म हो गया और वो कहाँ आ गया, यूट्रस में आ गया। अब हम देखेंगे कैसे ऑन्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब कैप्सूल यूट्रस में आ जाता है तो जाइगोट में क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड ये जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है एंड अनइक्वल क्लीवेज होता है। आई होप आप सबको होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में पता हो, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा क्लीवेज होता है। ओके, मीन्स अगर ये सेल है तो पूरा का पूरा क्लीवेज होता है, लेकिन यहाँ कैसा क्लीवेज हो रहा है, अनइक्वल, यानी कि ये इक्वल नहीं रहेंगे, ये अनइक्वल क्लीवेज होगी, यानी कि एक लार्ज और एक स्मॉल इस तरह का क्लीवेज होगा। तो जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो अनइक्वल होता है और इसमें क्या बनता है, एक लार्ज मेगामेयर्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल बनता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये एक पूरा का पूरा एक सेल है, एक सेल के अंदर हमारा ये यॉर्क सेल है एंड ये वाला पार्ट जाइगोट है। ओके, नाउ इस जाइगोट में हमारा क्लीवेज हुआ, वो कौन सा क्लीवेज था, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज हुआ। तो उस अनइक्वल क्लीवेज से क्या हुआ, एक एम्ब्रियोनिक सेल बना और एक मेगामेयर बना। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑन्कोस्पोर फॉर्मेशन में आगे की प्रोसेस, यानी क्लीवेज हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मोरूला। तो जो मेगामेयर्स था वो अगेन डिवाइड करता है एंड फॉर्म मेनी मेगामेयर्स, यानी कि एक मेगामेयर्स से तो काम चलने वाला नहीं है, तो मेगामेयर्स जो था वो रिपीटेड डिवाइड करना स्टार्ट करता है एंड बहुत सारे मेगामेयर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने तो अभी देखा कि मेगामेयर्स क्या करते हैं, मेगामेयर्स क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे मेगामेयर्स बना देते हैं। अब हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक सेल क्या करता है। एम्ब्रियोनिक सेल भी डिवाइड करता है भाई, मेगामेयर्स डिवाइड कर रहा है तो एम्ब्रियोनिक सेल कैसे पीछे रह सकता है, तो एम्ब्रियोनिक सेल भी डिवाइड करना स्टार्ट करता है एंड एक लार्ज मीजोमेयर बनाते हैं और स्मॉल माइक्रोमेयर बनाता है, सॉरी लार्ज मीजोमेयर बनाता है और स्मॉल माइक्रोमेयर बनाता है। जाइगोट में क्या हुआ कि हमारी जो स्मॉल सेल्स थी वो माइक्रोमेयर बना ली हैं, जो मीडियम वाली थी उन्होंने मीजोमेयर का फॉर्मेशन कर लिया और लार्ज वाली मेगामेयर का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, तो अभी तक हमें जाइगोट में 3 टाइप की सेल मिल गई है, स्मॉल वाली माइक्रोमेयर, मीडियम वाली मीजोमेयर एंड लार्ज वाली मेगामेयर। जो माइक्रोमेयर हो वो क्या करेगी, मोरूला का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, मीजोमेयर जो होता है वो इनर एनवलप का फॉर्मेशन करेगी और मेगामेयर जो होगा वो मेगामेयर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि देख लीजिए ये हमारी थी जाइगोट सेल, ठीक है, ये डिवाइड होना स्टार्ट कर दी। अब देखिए ये बीच वाली हमारी जो माइक्रोमेयर थी इसने आपका मोरूला का फॉर्मेशन कर लिया, मीजो में जो मेयर थी वो इनर एनवलप का फॉर्मेशन किया एंड जो मेगामेयर थी वो आपको कह सकते हैं आउटर लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो हमारा मोरूला का भी फॉर्मेशन हो गया, उसके इनर और आउटर एनवलप का भी फॉर्मेशन हो गया है। ऑन्कोस्पोर फॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे हेक्साकैंथ और एंड ऑन्कोस्फेयर। ठीक है, तो जो मोरूला डेवलप हो गया अब उसमें 3 पेयर काइटिनियस हुक का डेवलप होगा। 3 पेयर का मतलब होता है कि यानी कि 6, यानी एक में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, यानी कि 1 2 एंड 3, 3 पेयर यानी कि 6 काइटिनियस हुक का फॉर्मेशन होगा। दिस 6 हुक एम्ब्रियो सेल जो तीन पेयर की जो हुक फॉर्मेशन हो रही है, काइटिनियस हुक की फॉर्मेशन हो रही है, उसको क्या कहते हैं, हेक्साकैंथ कहते हैं। हेक्साकैंथ सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन का हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन। अब जो हेक्साकैंथ रहती है वो मेम्ब्रेन से सराउंड होती है जिसको हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो कितने टाइप की इसमें हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन पाई जाएगी, 2 टाइप की हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन पाई जाएगी। हेक्साकैंथ टुगेदर विद ऑल द मेम्ब्रेन सराउंडिंग इट इज़ नोन एज ऑन्कोस्फेयर, यानी कि हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन के साथ होती है तो उससे अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ऑन्कोस्फेयर का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि देखिए यंग ऑन्कोस्फेयर हो गया, यानी कि हमारे 1 2 3 पेयर होगा, यानी कि 6 काइटिनियस हुक होंगे। ठीक है, एंड ये इससे इस हुक को क्या करें, हेक्साकैंथ कह रहे हैं। इसमें आपका मेम्ब्रेन है जो सराउंड है इसको। ठीक है, ये देखिए एक सेल देख रहे हैं आपका, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है, ये हुक है, हेक्साकैंथ इसको कह रहे हैं एंड इन सारे स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, ऑन्कोस्फेयर कह रहे हैं। ये ऑन्कोस्फेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो हमारा अभी क्या हो गया, ऑन्कोस्फेयर का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि हेक्साकैंथ था। हेक्साकैंथ हमारा जो है हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन से सराउंडेड है,
तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या करें, ऑन्कोस्फेयर का फॉर्मेशन हमारा हो गया है। तो ये अभी तक सारी जो प्रोसीजर है वो कहाँ हो रही है, ये टेपवॉर्म के अंदर चल रही है, ठीक है। प्रोग्लॉटिड है उसमें हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं। तो ये जो जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन्स जो मिल रहे हैं, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी हो सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो हमारा जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, जायगोट के बाद हमारा आपका ऑन्कोस्फेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सारी प्रोसीजर कहाँ हो रही है, हमारी टीनिया की बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आगे की जो प्रोसीजर है वो टीनिया के बॉडी में ही होगा या टीनिया की बॉडी से बाहर होगा। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन टू सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट क्या है, पिग है, ठीक है। यानी कि देखिए मैन था, मैन के अंदर हमारा, मैन के इंटेस्टाइन में हमारा टीनियम सोलियम था, एंड टीनियम सोलियम के अंदर ये ऑन्कोस्फेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड हमारा जो सेकेंडरी होस्ट क्या रहेगा, यानी प्राइमरी होस्ट तो मैन था, एंड सेकेंडरी होस्ट क्या है, वो पिग है हमारा। तो जो ग्रेव कह रहा है, अभी हमारा क्या हो गया कि ह्यूमन है। अभी देखिए क्या बोल रहा है कि हमारा जो पीछे का पार्ट होता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। तो देखिए कुछ होता ऐसा है कि जो हमारा आगे का इमेच्योर रहता है, ठीक है, बीच का मैच्योर होता है, एंड लास्ट वाला ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है। इसमें जो 6 ऑर्गन होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, केवल ये पूरा टीनिया सोलियम का ही पार्ट है, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो ये डीजेनरेट हो जाते हैं ये पार्ट। इसमें सिर्फ क्या होता है, फर्टिलाइज एग होता है, बहुत सारे ऑन्कोस्फेयर होते हैं, ठीक है। तो इसका काम नहीं होता, तो ये क्या होता है, डिटैच हो जाता है, यानी कि बॉडी से कट जाता है, डिटैच होता है। अब डिटैच हो गया तब क्या होगा, ये क्या इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, नहीं। टीनिया का जो पार्ट टीनिया ने हटा दिया, डिटैच कर दिया है, तो ह्यूमन में भी इसका कोई काम नहीं है अब। तो इसे क्या हो गया, एक्सक्रीटिव मटेरियल के थ्रू ह्यूमन की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड बाहर आ गया, एंड इसमें बहुत सारे 1000 ऑन्कोस्फेयर होंगे। नेक्स्ट जो होता है, जो सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट होता है, वो इसी ऑन्कोस्फेयर के थ्रू इन्फेक्शन उसमें चला जाता है। यानी कि अगर बाय द चांस या किसी वे के थ्रू ये ऑन्कोस्फेयर जो भी वेस्ट मटेरियल में था वो पिग ने ले लिया, ठीक है, यानी कि डाइजेस्ट कर लिया या ले लिया, ठीक है। तो ये ऑन्कोस्फेयर उसकी बॉडी में, पिग की बॉडी में चला जाएगा। हम मैन को भी सेकेंडरी होस्ट कह सकते हैं। कैसे, अगर मैन ने भी ऑन्कोस्फेयर को लिया है एज फूड के थ्रू में, यानी कुकड या कोई रॉ मटेरियल यूज़ किया, डाइजेस्ट किया जिसमें ऑन्कोस्फेयर थे, तो मैन भी सेकेंडरी होस्ट कहला सकता है। तो अभी क्या हमने देखा कि ऑन्कोस्फेयर जो होता है ह्यूमन की बॉडी से निकला, एंड उसके बाद सेकेंडरी होस्ट पिग ने उसे लिया अपने एज फूड के तौर पे, और ऑन्कोस्फेयर उसकी बॉडी में पहुँच गया है। अब जब सेकेंडरी होस्ट में पहुंच गया ऑन्कोस्फेयर, तो वहाँ क्या होगा, हुक के ही थ्रू जो होता है वो इंटेस्टाइनल वॉल से हेक्साकिन जो है वो अटैच होता है। हुक का कोई काम नहीं है, तो हुक तो हट जाएगा, हुक शेड ऑफ हो जाएगा। अब जो ब्लड वेसल है वो हेक्साकिन को लीवर में लेके जाएगा, लीवर से ये कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट में भी कहाँ, आर्टरियल सर्कुलेशन में जाएगा। फिर वहाँ से टंग, शोल्डर, नेक, थाई, हार्ट, सब जगह वो स्प्रेड होना स्टार्ट कर देगा, और क्या डेवलप कर लेगा, ब्लैडर वॉर्म, जिसको सिस्टिक सर्कियस बोलते हैं। तो हमने देखा कि हेक्साकिन जो है वो अपना हुक को क्या करता है कि लॉस कर देता है, एंड जो होस्ट के टिश्यू से नरिशमेंट लेके अपने साइज को ग्रो कर देता है। अभी क्या होता है कि देखिए यहाँ ये है ना, ये हुक है, हुक का काम ख़त्म हो गया तो हुक लॉस हो जाएगा। जो ये आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, इन्वेजिनेशन स्टार्ट होता है, एंटीरियर इन पे इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट होगा, ये वाले में देखिए इन्वेजिनेशन हुआ, तो यहाँ क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, सकर, हुक, रोस्टेलम बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम सकर, हुक, रोस्टेलम के बारे में हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि सकर, हुक, रोस्टेलम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्रोस्कॉलिक्स बन जाएगा, ठीक है। एंड एम्ब्रियो के इस स्टेज को ही ब्लैडर वॉर्म कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए जो हमारा सिस्टिक सर्किरिया है वो पिग में 10 वीक में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सिस्टिक सर्कस डेवलप इन एडल्ट वन ओनली व्हेन इंजेस्टेड बाय द ह्यूमन होस्ट। हमने देख लिया कि जो सेकेंडरी होस्ट था, पिग था, वहाँ तब तो ब्लैडर वॉर्म का फॉर्मेशन हो गया।
नेक्स्ट जो सिस्टिक सर्कस है वो कहाँ डेवलप होगा, वो ह्यूमन के अंदर डेवलप होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, तब तक ये बॉडी में, ये पिग की बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सेवरल टाइम तक रह सकता है, यानी ये वाला जो ब्लैडर वॉर्म वाला स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सेकेंडरी होस्ट यानी पिग के अंदर इनएक्टिव हो सकता है, कई साल तक रह सकता है, ठीक है, या डाई भी हो सकता है अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिला। बिग का फ्लैश होता है जिसे पोक कहते हैं, उसमें सिस्टिक सर्किरिया होता है, इसी को ही मिजली पॉक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो था हमारा कि सेकेंडरी होस्ट। अब सेकेंडरी होस्ट से प्राइमरी होस्ट में कैसे जाएगा, जैसे कि अगर अनकुक्ड जो फ्लैश था, ठीक है, पिग का, वो ह्यूमन के द्वारा लिया गया है, खाया गया है, अनकुक्ड था, ठीक से पका हुआ नहीं था, तो उस जो फ्लैश में सिस्टिक सर्किरिया होता है जिसे मीजली पॉक कहते हैं, तो उसके थ्रू वो ह्यूमन की बॉडी में इंटर कर जाता है। जब ह्यूमन ने फ्लैश मीजली पॉक खाया, फ्लैश को खाया, तो सिस्टिक सर्किरिया उसके इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। अब जो प्रोस्कॉलस था वो इनवेजिनेशन था, अब इवेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और इंटेस्टाइन की वॉल को एंकर कर लेता है। देखिए पहले ये हेड क्या था, ये कुछ इस फॉर्म में था, नीचे था, ठीक है, जब हमने उसकी बात की थी सेकेंडरी होस्ट की, लेकिन जैसे ही ये अब ये आ गया ह्यूमन के अंदर, तो ये देखिए हेड ऊपर हो गया यानी इवेजिनेशन हो गया और इंटेस्टाइन के वॉल को ये पकड़ लेता है। एंड उसके बाद जो इसमें नेक होती है वो भी आना स्टार्ट हो जाती है। नेक जो होती है वो भी, जब ये स्टार्ट हो गया सीधे हो गया, ठीक है, ये इस फॉर्म में, अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जब ये नेक जो है ऊपर आ गया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए हमारा स्कॉलेक्स, सकर, नेक, रोस्ट्रम, ये सब तो हमारे सेकेंडरी होस्ट में फॉर्मेशन हो गया, तो जिसको प्रोस्कॉलेक्स कह रहे थे, ठीक है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे जो नेक है उसका भी प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह, ठीक है। एंड जो ब्लैडर जो बन रहा था वो अब क्या हुआ, डिटैच होकर डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा ये इस वाले का तो काम तो है नहीं, तो ब्लैडर क्या होगा, वो डाइजेस्ट होकर, डिटैच होकर डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि पूरा एडल्ट मैच्योर वो कितने टाइम में बन जाता है, तो 10 से लेकर 12 वीक तक जो हमारा पैरासाइट होता है वो पूरा का पूरा एडल्ट टीनियम सोलियम का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो अटेंड कर लेता है, जिसमें हमारा मैच्योर, इमैच्योर और आपका ग्रेविड प्रोग्लाइडेड होता है। तो ये हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो टीनियम सोलियम के ऊपर था। तो आज के लेक्चर में हमारा जो पोक टेपवर्म था जिसको टीनियम सोलियम कह रहे हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक लेके आने वाले हैं, जो है इससे होने वाली डिसीज़ के बारे में। जब हमने टीनियम सोलियम के बारे में पढ़ लिया तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो आज की वीडियो यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।